नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में कल मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हो गई और इस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि सभी पार्टियां कम से कम चुनाव प्रचार से उन्हें फुर्सत मिलेगी, थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन उत्तराखंड की इस वक्त सियासी सरगर्मी बहुत ही तेज बनी हुई है। इसके पीछे की जो वजह है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मदन कौशिक के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और वो भी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की विधायक की तरफ से। सीधे तौर पर जो आरोप लगाया गया है कि मदन कौशिक ने कई बीजेपी के प्रत्याशियों को हराने का काम उनकी तरफ से किया गया है। तो क्या वाकई में इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में किसी तरह की कोई सच्चाई है? इसके पीछे वाकई में मदन कौशिक के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मदन कौशिक का कई प्रत्याशियों की तरफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई? अगर इस तरह की सच्चाई है तो बीजेपी की तरफ से जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 60 से अधिक सीटों पर उसकी जीत होगी, क्या इन दावों को सही माना जाएगा? सिर्फ बीजेपी के अंदर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ समय पहले तक कई तरह के अंतर्कलह सामने आ रहे थे। तो इस वक्त मतदान खत्म होने के बाद भी पार्टियों के अंदर कलह देखी जा रही है, चाहे बीजेपी हो। लेकिन जो इस वक्त बीजेपी के अंदर मदन कौशिक के ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बाद कांग्रेस भी बाकायदा इस मामले को लेकर निशाना साध रही है। तो उत्तराखंड में मतदान खत्म होने के बाद भी सियासी सरगर्मी पूरी तरह से वहां पर तेज है। मदन कौशिक के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता की तरफ से लगाया गया है। संजय गुप्ता ने बाकायदा ये जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मदन कौशिक ने बीएसपी प्रत्याशी को बाकायदा उनकी तरफ से जिताने की कोशिश हुई है, कवायद चल रही थी। और इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में मतदान हो गया खत्म, सभी पार्टियां कर रही जीतने के दावे। बीजेपी में लेकिन मची है सियासी कलह। उत्तराखंड में मतदान तो खत्म हो गया और सभी पार्टियां जीतने के दावे कर रही हैं, लेकिन बीजेपी में जो हो रहा है वो बीजेपी की आला कमान तक को उम्मीद नहीं रही होगी। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार संजय गुप्ता ने अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। मदन कौशिक पर बीजेपी के कई प्रत्याशियों को हराने की साजिश करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश में 50 सीटों से ज्यादा सीटों पर जीतने के दावे कर रही है और अपनी पार्टी को एकजुट बता रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर की कलह पर कांग्रेस ने निशाना भी साधा है। कल से सोशल मीडिया पर एक बहुत ही जोरदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि लक्सर से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में प्रत्याशी संजय गुप्ता ने बहुत ही गंभीर आरोप अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए हैं। एक तरफ तो साथियों तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के आकर अपनी गरिमा को तार तार करके मर्यादा विहीन बयान दे रहे थे यहाँ भाजपा को दोबारा सत्ता पर बैठाने के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर मदन कौशिक हरिद्वार के जिले में अपने ही पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, तो फिर ये बड़े गंभीर आरोप हैं। बीजेपी में उठे कलह का अंत क्या हो पाएगा? क्या वाकई में मदन कौशिक अपनी ही पार्टी के लिए विलेन का काम कर रहे हैं? यदि आरोपों में सच्चाई है तो फिर 60 से ज्यादा सीटों पर जीतने के दावे किस आधार पर बीजेपी कर रही है?
मतदान खत्म होने के बावजूद बीजेपी के अंदर उठे विवाद से फिलहाल उत्तराखंड की सियासत गर्म है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो मतदान खत्म हो गया, सियासी चैन की एक जरूरत थी, वो वक्त भी आ चुका था, लेकिन उत्तराखंड में बाकायदा सियासी सरगर्मी तेज है, क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं मदन कौशिक के ऊपर। आरोपों में किस तरह की सच्चाई है फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संजय गुप्ता जो बाकायदा बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कई प्रत्याशियों को हराने का काम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की तरफ से किया गया है। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रतिमा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। डॉक्टर प्रतिमा, आपका स्वागत है। देवेंद्र भसीन जी के पास आते हैं। भसीन साहब, ये क्या किस तरह की अंतरकलह है? एक का बाकायदा है ना, टिकट आपने दिया, बीजेपी का उम्मीदवार हैं वो संजय गुप्ता, बहुत ही गंभीर आरोप मदन कौशिक के ऊपर लगा दिए कि देशद्रोही है, पार्टी से बाहर निकालो इसे। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कई प्रत्याशियों को हराने का षड्यंत्र मदन कौशिक की तरफ से किया गया है। क्या कहेंगे इस पर, कैसे आप लोग बचाव करेंगे? तो बहुत ही गंभीर आरोप लग गया ना। गौरीशंकर जी, पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता को बहुत आभार करना चाहूंगा जी। कल उन्होंने भारी संख्या में कोरोना काल में भी अपना मतदान किया और लोकतंत्र के इस महान उत्सव में अपनी भूमिका निभाई। हाँ। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सिरे से उनको मैं खारिज कर रहा हूँ, नकार रहा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे संगठन के प्रमुख हैं और हम जानते हैं कि जो संगठन का प्रमुख होता है, चुनाव में परिणाम आते हैं तो उसका यश और अपयश जो है दोनों के दोनों संगठन के मुखिया पर आते हैं। बिल्कुल। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर कोई कारण नहीं बनता कि मदन कौशिक जी ऐसा कार्य करें, पहली बात। दूसरा, मदन कौशिक जी का इतिहास बहुत लंबा है, हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। नहीं, लेकिन भसीन साहब, एक बात आप बताएं। कल मतदान खत्म हुआ, संजय गुप्ता 5-6 घंटा भी इंतजार नहीं कर पाए और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि मुझे हराने का काम मदन कौशिक की तरफ से किया गया। मतलब उनको हारने का डर है। बीएसपी प्रत्याशी को समर्थन और उन्हें जिताने की बात की जा रही कि उसका षड्यंत्र रचा गया, मदन कौशिक का इसमें पूरी तरह से हाथ है। लेकिन संजय गुप्ता तो आप ही के पार्टी के है ना, ऐसा तो नहीं क्योंकि बाहर से आ गया बंदा अब बेवजह आरोप लगा रहा है। वो अपना करियर क्यों खराब करना चाहेंगे? बीजेपी के अगर विधायक भी हैं, बीजेपी से उनकी तरफ से टिकट दिया गया, तो अपना करियर, पॉलिटिकल करियर क्यों खराब करना चाहेंगे? कुछ बात इसमें है इसका मतलब? देखिए, मैं इसको इस रूप में कहता हूँ आपसे कि पहली बात तो ये हमारी 70 विधानसभाओं में से एक विधानसभा का प्रसंग है, बाकी कहीं ऐसा कोई मुद्दा ना था ना है, एक बात। दूसरी बात, पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है, जो उनका वीडियो वायरल हुआ है। अच्छा, क्या संज्ञान लिया जरा, यही तो मैं जानना चाह रहा था भसीन जी। क्या संज्ञान लिया है? हाँ। और इसको हमारे प्रदेश स्तर से हमने इसको अपने वरिष्ठ नेतृत्व को भी इसको प्रेषित कर दिया है कि इस प्रकार की बात सामने आ रही है और आगे जो हमारी संगठनात्मक प्रणाली है उसके अनुरूप हम आगे जो उचित कदम होगा हम उठाएंगे। लेकिन एक बात जरूरी है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो हमारी परंपरा है पार्टी की, उसमें अगर कोई विषय है भी आपके मन में, किसी के मन में या मेरे मन में, तो हम जो है अपनी बात अपने प्रदेश नेतृत्व से कहते हैं। अपनी बात प्रदेश में अगर नहीं सुनी जा रही, हम संतुष्ट नहीं है, हम केंद्र के पास भी जाते हैं। हम इस प्रकार से वीडियो नहीं बनाते, ना मीडिया को बयान। अब संजय जी ने ऐसा किया, इसके बारे में उनसे पूछा ही जाएगा। लेकिन अभी जो तत्काल की स्थिति है कि हमने इसका संज्ञान ले लिया है और इसकी जानकारी प्रदेश से हमने अपने वरिष्ठ नेतृत्व को भी दी है और आगे जो भी कार्रवाई होगी तो हमारी पार्टी। लेकिन भसीन जी, आप बहुत ही नॉर्मली इस बात को कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ ऑल इज वेल है, हमने संज्ञान ले लिया है। ये अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि अगर उन्हें कोई दिक्कत थी तो आप पार्टी लेवल से बातचीत हो सकती थी। सीधे मीडिया पर आकर उन्होंने धड़ाधड़ जो है आरोप लगा दिया, देशद्रोही बता दिया, पार्टी से बाहर निकालो मदन कौशिक को। मुझे हम लोगों के पास एक जानकारी और आ रही है कि अंतरकलह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि शायद कई सीटों पर जो आप लोग दावे कर रहे हैं ना 60 से ज़्यादा, वो तो खैर नहीं आने वाले, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नुकसान होने की आशंका जाहिर कई लोग कर रहे हैं। इस वजह से भी ऐसी कोई बात तो नहीं है भसीन जी? गौरीशंकर, ये तो विचित्र बात होगी। हम सरकार बनाने जा रहे हैं,
और मैंने आपसे शुरू में बात इसीलिए कह दी थी कि ये पूरे प्रदेश का मसला नहीं है, ये 70 में से एक विधानसभा का मसला है और वहाँ के हमारे प्रत्याशी ने ये बात तो उन्होंने तो कहा है कि कई सीटों पर उन्होंने हराने का काम किया है। नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन बाकी जिनके खिलाफ काम किया होगा वो भी तो कुछ कहेंगे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं आता हूँ भसीन जी, मैं आता हूँ। शायद देखिए आपकी पार्टी के हिसाब से आपका नजरिया दुरुस्त भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को अपना स्टैंड रखना भी चाहिए, क्योंकि जो गंभीर आरोप लगे हैं, इन आरोपों के बाद तो पार्टी के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े ही होंगे। डॉक्टर प्रतिमा इस वक्त हैं। डॉक्टर प्रतिमा, आप लोग लगातार दावे करती रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एकजुटता है, बीजेपी के अंदर ही तमाम तरह के अंतर्कलह बने हुए हैं। अब तो देखिए अच्छा मौका भी मिल गया आपको, अंतर्कलह इतना बड़ा है कि मतदान खत्म होने के बाद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लग गया कि कई प्रत्याशियों को हराने का काम उनकी तरफ से किया गया है। मुझे थोड़ा सा एक बात बताएं, मतदान खत्म हो गया, थोड़ा सा लोग आराम से चैन की नींद सोते, 2-4-5 दिन आराम करते, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में इतनी गर्मी, मतलब सियासी गर्मी इतनी तेज बढ़ी हुई है, क्या ये अलग तरह की तपिश है क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि मतदान होने के बाद ही इस तरीके की बातें सामने आना ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं, क्योंकि 10 मार्च से पहले ही उन्हें आभास हो चुका है कि 60 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज मुझे लगता है कि अगर अपना 1 अंक का जो सीट है वो भी ले आएगी ना, वो बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए आप और मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ, पिछले 5 सालों से कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतःकलह और अंतःविरोध में इतनी ग्रसित है कि 5 साल इन्होंने विकास को अवरुद्ध करने का कार्य किया है। आप चाहे TSR 1 के वक्त में देख लीजिए कि मंत्रिमंडल और जो मुख्यमंत्री के बीच का सामंजस्य कैसा था, ये सबके समक्ष है। उसके बाद TSR 2 में आपने देखा कि TSR 1 के जो किए गए कार्य थे उसको उन्होंने पलटने का काम किया। यही स्थिति पुष्कर सिंह धामी जी के साथ भी रही। तो मुझे बिल्कुल इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि इनके खुद के जो है प्रदेश अध्यक्ष अगर अपने जो उम्मीदवार है उनको हराने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है। और मैं कह रही हूँ कि वो हराने का कार्य करें या ना करें, ये तो बड़ी छोटी सी बात कर दी गुप्ता जी ने। मैं तो ये कहूंगी आप तो खुद ही हार रहे हैं। तो क्या प्रतिमा, डॉक्टर प्रतिमा, मतलब ये तो खबर आप लोगों के लिए बड़ा सुखद रहा होगा ना कि आप जो बात हम लोग कर रहे थे बीजेपी के अंदर से वो बात निकलकर सामने आ रही है कि कई प्रत्याशियों को हराने का काम हुआ है। इससे सुखद और क्या हो सकता है? कांग्रेस वाले को तो और बहुत ही बेफिक्र होकर के लंबी नींद लेने की जरूरत थी। देखिए गौरी शंकर जी, मैं यही बोल रही हूँ कि देखिए ये अपने आप को, मैंने कहा कि भाजपा ही भाजपा को हरा रही है, इसलिए नहीं कहा कि आपके कोई कैंडिडेट को कोई प्रदेश अध्यक्ष हरा रहा है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार के बाद भी 5 सालों में जो आपने प्रदेश की जनता को कष्ट देने का कार्य किया है, जनता आपसे हर एक कष्ट का हिसाब कल लेने का कार्य जनता अच्छा ठीक है, वो तो देखेंगे, हम लोग देखेंगे डॉक्टर प्रतिमा। 10 मार्च को तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हसीन साहब कह रहे हैं कि मेरी सरकार बन रही है, आप क्या बात कर रहे हैं गौरी शंकर जी? आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। अब मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं ना कि किन की सरकार बनेगी, लेकिन आप कुछ समीकरण हम लोग को समझ में आते हैं। और एक समीकरण सुनिए, एक समीकरण बड़ा जबरदस्त है इस बार उत्तराखंड में, और वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की वजह से देखिए थोड़ी सी घबराहट तो है, खलबली तो मची है। ऐसा अगर भसीन साहब ही बोलेंगे या फिर आप भी कहेंगी प्रतिमा जी, तब तो है ना जनता, मैं भी देख ही रहा हूँ कि कितनी भीड़ जुटा करती थी। तमाम तरह के वादे, गारंटीज, है ना, हर चीज जिस तरीके से चुनाव जीता जा सकता है आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की है। तो कहीं इसका, मैं आता हूं आपके पास। उमा सिसोदिया जी जुड़ चुकी हैं इस वक्त, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। उमा जी, स्वागत है आपका। आप बहुत ही सुखद समाचार होगा उमा जी आपके लिए तो, कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर ही आरोप लग गया कि अपने प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब कई प्रत्याशी तो हारेंगे पक्का। ये अंतर्कलह अपनी जगह पर है। आम आदमी पार्टी ने जो एक पॉलिटिकल वर्कआउट किया, जो आप लोगों ने मेहनत की जमीनी लेवल पर, वो एक अलग बात है। आप लोग को तो ऐसा लग रहा होगा ना उमा जी की सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। हम लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन दावे के नजदीक पहुंचने की कोशिश हम लोग की लग रहा है कामयाब हो रही है। बताइए। देखिए,
मैं अगर यहाँ पर कांग्रेस की बात करूँ या बीजेपी की बात करूँ तो दोनों ही पार्टियों के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ग्राउंड पर जो भी नेता ग्राउंड पर घूम रहा है उसको वो कितना उत्तराखंड की फिजा में वो मतलब महसूस कर पा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही यहाँ का वोटर नाराज रहा। हाँ। और जो बागी विधायक जो बागी लोग लड़े हैं इनके, चाहे वो कांग्रेस के लड़े हो या बीजेपी के लड़े हो, उन बागियों ने भी इनकी मुश्किलें बहुत बढ़ाकर रखी हैं। और तीसरा, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगे हैं, देखिए उन आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है उसमें मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बीजेपी के लिए खुद उनके संगठन में फैली हुई है। और यही चीज अगर मैं कांग्रेस के बारे में बात करूं तो उसके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि कांग्रेस को हराने के लिए भी किसी और की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के नेतागण सब मिलकर एक दूसरे को हराने में जुटे हुए हैं। अंतर कला बहुत ज्यादा है। और आम आदमी पार्टी एक कछुए की तरह, अगर मैं एक उदाहरण करूं कि अगर कछुए की तरह बात करें, हम लोग स्लो अपने अर्जुन की आंख की तरह हमने एक अपने लक्ष्य को देखा और पूरे सिपाही कर्नल कोठियाल जी के पीछे लामबंद हो गए। कहीं कोई अंतराकल है नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे नेता हम आप कह सकते हैं कि आपके बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी, तो सच बताएं हम बहुत खुश है कि सब लोगों ने पार्टी छोड़ी। उन सब लोगों ने जिनको लगता था कि आम आदमी पार्टी में आकर विधायक का टिकट देना तो ऐसा हो जाएगा कि हमें चांदी की तस्करी में पेश करके विधायक का टिकट मिल जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में उन लोगों को टिकट दिया गया जो बहुत ग्राउंड लेवल पे सारे जो केजरीवाल जी की गारंटी को लेकर एक घर। अच्छा उमा, ठीक है उमा जी मैं अब एक सवाल थोड़ा हर लोगों से पूछूंगा, आपसे शुरू करता हूं। दरअसल मैं आज बड़ा परेशान था कि आज क्या टॉपिक चलाएं। मतदान तो खत्म हो गया, महीने भर से मैं भी परेशान था, हर दिन हमारे लिए टॉपिक था, आज कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था। फिर संजय गुप्ता जी सामने दिख गए तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। बैठे बैठाए आप लोग दे दिए इतना बड़ा टॉपिक देवेंद्र भसीन जी। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हट करके। हम लोग डेली डिबेट करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं आपस में आप लोग, लेकिन आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उमा जी देख, मतदान खत्म हो गया, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। अब आप लोगों की रूटीन क्या है इस वक्त? आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की आप भी प्रवक्ता हैं और प्रदेश लेवल की प्रवक्ता है, हमें पता है क्या रूटीन अब रहती है, किस तरह से अब 10 मार्च तक आप लोग का चलेगा पूरा कार्यक्रम? देखिए 10 मार्च तक जैसे आज भी हम लोग ऑफिस गए, ऑफिस में हमारे काफी कार्यकर्ता वहां पर आकर बैठे हुए थे और सभी बहुत जोश से भरे हुए हैं। और हमने आज यकीन मानिए हमने मेयर के चुनाव की तैयारी स्टार्ट कर दी है आज से ही। आज से हम लोग फोकस कर रहे हैं कि भाई अगले साल अक्टूबर में मेयर का चुनाव है, कितने महीने रह गए, इतने महीने रह गए, टांग दीजिए कैलेंडर और गिनने शुरू कर दिए उल्टी गिनती मेयर के चुनाव की। ये माहौल इस समय आम आदमी पार्टी के हर मुख्यालय में भी और जो हमारे लोकल लेवल पे जो ऑफिस खुले हुए हैं उनमें भी है। हम रिजल्ट की परवाह नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना अगला सेट कर दिया, अगला चरण हमारा क्या होगा, अगला फोकस हमारा क्या होगा। ठीक है, मेयर का चुनाव। और हम लोगों ने एक और दूसरी रणनीति पर भी बात की कि जिन लोगों ने 20 सेकंड उमा जी, 20 सेकंड। हाँ हम तो बता रहे हैं सर, हम लोगों तो मेयर के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। चलिए बहुत बहुत अच्छा। चलिए अब आते हैं भसीन साहब के। भसीन साहब, बेकार का आप लोग बैठे बैठाए टॉप में, तो सोच रहा था कुछ अच्छा बेहतरीन करूंगा, आप लोगों का रूटीन थोड़ा सा देखना चाहेंगे। भसीन साहब ही देखिए उत्तराखंड के बड़े नेता हैं और बहुत समझदार नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं और बहुत सॉफ्ट स्पोकन नेता हैं। तो आज मुझे लग रहा था कि भसीन साहब आएंगे तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि उत्तराखंड में क्या बीजेपी इस वक्त कर रही है। चुनाव खत्म सर, मतदान खत्म, बड़ी जिम्मेदारी खत्म। अब संजय गुप्ता जी एक टॉपिक दे दिए आप लोगों को डिफेंड करने के लिए, डिफेंड भी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या सर? अब ये मत कहना कि हम लोग सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिएगा। 10 मार्च का इंतजार करेंगे। देखिए सरकार तो बना ही रही है, गौरीशंकर जी माफी चाहूंगा जी, लेकिन जो आपने रूटीन पूछा मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। कल मतदान समाप्त होने के बाद हमारी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। उसके बाद आज हम सवेरे अपने प्रदेश कार्यालय में और अपने जिलों में अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहे। और आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपना खटीमा से लौटते हुए देहरादून पहुंचे और सबसे पहले प्रदेश कार्यालय में आए, जहाँ उनका बहुत अच्छे ढंग से भव्य स्वागत हुआ और काफी देर तक मुख्यमंत्री जी वहाँ पर रहे, कार्यकर्ताओं से मिले, बातचीत करी, चुनाव पर चर्चा हुई और उनका जो कॉन्फिडेंस और सब कुछ नजर आ रहा था, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ा है। संजय जी पर भी चर्चा हुई होगी कि संजय गुप्ता ने ऐसा क्यों कह दिया? कोई चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं। हमारी चर्चा केवल जो हुई है वो किस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, किस प्रकार से चीजें हुई हैं, अच्छी बातों पर हम लोगों ने चर्चा की है। मतलब बीजेपी के लिए अच्छा रहा नहीं रहा ये सभी तो हुई होगी ना भसीन साहब? और दूसरा बिंदु जो हम लोग मतदान आपके फेवर में गया नहीं गया, कैसे पैरामीटर अलग अलग होता है, ये चर्चा भी और ये बात भी सामने आई कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बस्ते पूरे प्रदेश में लगे हुए थे। कभी कभार सर मौका मिल जाता है हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग
है ना, उनका रूटीन समझने में, इसलिए मैं पूछा। बड़ा दिलचस्प होता है वो, लेकिन आप लोग पूरी बात नहीं बता रहे हो, मुझे पता है। नहीं बता रहा हूं। प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त डॉक्टर प्रतिमा जी से पूछेंगे। प्रतिमा जी, आप लोग भी कह रहे हैं ना 50 से ऊपर लाएंगे और उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, लेकिन अब क्या, आप तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी खत्म, तमाम तरह की जिम्मेदारी, है ना, इलाके में जाइए, लोगों से मिलिए, जनसंपर्क रैलियाँ, बहुत सारी चीज़ों पर बैन था, कोरोना काल चल रहा था, दिक्कतें आ रही थी। अब थोड़ा सा चैन की सांस कांग्रेस पार्टी भी ले रही होगी। क्या रोड मैप अब आप लोग देख रहे हैं, किस तरह का रूटीन आप लोग जी रहे हैं अब? देखिए बिल्कुल, कल तो मैं बताऊं, कल शाम के 7 बजे तक तो हम लोग अपने मुख्यालय में ही थे। हमारा जो वॉर रूम का सेटअप था, वहां से हर जगह की जो पोलिंग थी उसको हम मॉनिटर करने का कार्य कर रहे थे। प्रभारी जी से लेकर सह प्रभारी तक सब लोग हम यहीं पे थे, और 6 बजे तक, जब तक 5 बजे तक वोटिंग हुई, तब तक हमने उसका जायजा लिया। उसके बाद हम यहाँ बैठ के एक जो असेसमेंट होता है वो करने का कार्य कर रहे थे। आज सुबह से भी जो है मुख्यालय पे हर जिले के जो लोग थे वो अपने अपने जिलों से पहुंचे थे, जो आ सकते थे, और उनसे भी यही चर्चाएं हुई। मुझे लगता है कि देखिए 10 मार्च में अभी समय है, तो अभी जो एक बहुत समय है, इसलिए तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कल से क्या करूंगा मैं भी उत्तराखंड के लिए क्या निकाल के किस चीज पर चर्चा करेंगे। लेकिन कभी संजय गुप्ता आ जाएंगे, कभी कांग्रेस पार्टी के में भी कोई लोग आ जाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी थोड़ा मुद्दा कम दे रही है, चूंकि नई पार्टी है उत्तराखंड में, तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन हम लोग की नजर तो रहती है कहीं से मुद्दा मिल जाए। एक जो रण है उसको हमने काफी अच्छे से उसकी तैयारी की थी, और उसे चलिए ठीक है। अच्छा, एक एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, एक सवाल मैं देखिए इसलिए पूछ रहा हूँ, सब याद रखना ये सब चीजें, क्योंकि 10 मार्च को आप लोगों को हम बुलाएंगे और 10 मार्च को फिर यही सवाल होगा। उमा जी बताइए, कितने सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत रही है इस बार? आज हमारे मुख्यालय में सीट बताइए, समय नहीं है, थोड़ा सीट बताइए। बिल्कुल सर, आज हमारे मुख्यालय में चर्चा थी कि साल भर बाद फिर चुनाव होगा, कमर कस के रखो। त्रिशंकु सरकार बनेगी उत्तराखंड में, ना हमारी ना आपकी किसी, हम सीट बताइए, सीट बताइए। सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, और दोबारा चुनाव 1 साल के भीतर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मतलब सीट नहीं बताएंगे आप। भसीन साहब 60 पार। आप प्रतिमा जी? देखिए, हम ये 60 पार का नारा तो नहीं देते, क्योंकि जनता कहती है भारतीय सीट तो बता दो, सीट बताने में क्या है, सीट बताइए ना। उमा सिसोदिया जी तो डिप्लोमेटिक रिप्लाई उनकी तरफ से आ गया, अभी मत दो। मैंने क्या कहा, ना मैं दूंगी। मैंने पहले भाजपा के परिप्रेक्ष्य में बोला कि जनता कह रही है कि भाजपा तड़ी पार, हम कह रहे हैं कि इस बार हमारी 48 से 50 सीट आएंगी। चलिए ठीक है, बहुमत की सरकार। चलिए ठीक है। उमा सिसोदिया कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से त्रिशंकु जैसे हालात बनेंगे, किसी को हम समर्थन नहीं देने वाले हैं, 1 साल के अंदर चुनाव होगा 10 मार्च को। लेकिन उमा सिसोदिया जी को जरूर बुलाएंगे, आप आइएगा जरूर उमा सिसोदिया जी। देवेंद्र भसीन जी कह रहे हैं 60 पार, डॉक्टर प्रतिमा कह रही हैं 48-50। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।